हेलो एवरीवन। आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के सीरीज में जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है वो लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन है कि वो एक्सटेंट ऑफ लंग एक्सपेंशन फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है और जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उन दोनों के डिफरेंस से जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है उसको कंप्लायंस बोला जाता है। और इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 200 ml पर सेंटीमीटर वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम प्रेशर चेंज की बात करते हैं तो उसका यूनिट है 180 एटीएम और उसी एटीएम को वाटर के लेंथ में जो कन्वर्जन होता है वो 10 मीटर वाटर कॉलम जो है वो 1 एटीएम प्रेशर जनरेट कर पाता है। जैसे कि 1 एटीएम को जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं 760 मिलीमीटर लेंथ ऑफ मरकरी, सिमिलर वेल में वाटर का वो 10 मीटर होता है। ओके, उसी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है और देखा है कि जो 200 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है हमारे लंग्स के अंदर। अब जो एक टर्म है कि कंप्लायंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिटी होता है और यहाँ पे पढ़ा हमने कि स्ट्रेचेबिलिटी है। मीन्स जितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है उतना ज़्यादा इजी टू डिफॉर्म होता है। अब इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये टू डिफरेंट पर्सन है, ये पर्सन ए का लंग है, ये पर्सन बी का लंग्स है। अब दोनों में हम प्रेशर चेंज जो है सेम रखते हैं, मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि 1 एटीएम का प्रेशर चेंज दोनों पे दिया जा रहा है। लंग्स को आप बलून भी मान सकते हैं, बैलून मान लीजिए आप। तो क्या है, जो 1 एटीएम का प्रेशर चेंज इस बैलून में देते हैं तो यह 500 ml एक्सपेंड कर रहा है और इस बैलून में अगर 1 एटीएम प्रेशर का चेंज हम दे रहे हैं तो यह मत जस्ट 200 ml एक्सपेंड कर रहा है। मीन्स सेम प्रेशर चेंज पे जो ज़्यादा बलून एक्सपेंड करेगा उसकी स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा हुई, उसी वे में उसका कंप्लायंस ज़्यादा हो गया अगर लंग्स की बात कर ले। और जो बलून जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा सेम प्रेशर चेंज पे वो क्या होगा, वो उतना इजी टू डिफॉर्म होगा। मीन्स वो उतना ज़्यादा एक्सपेंड होगा और जैसे जैसे एक्सपेंड होगा वो इजी टू डिफॉर्म, मतलब उसका शेप इजीली चेंज हो पाता है। उसी को बोला गया है कि कंप्लायंस जो होता है वो डिफॉर्मिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो वॉल्यूम और ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर जो कि नेगेटिव होता है, ओके, नेगेटिव प्रेशर, इसके बीच ये ग्राफ होता है। ओके, और ये जो वॉल्यूम होता है, अगेन अगर हम इसकी यूनिट की बात कर ले तो वॉल्यूम जो है वो हमारा मिलीलीटर में इस ग्राफ में होता है और प्रेशर अगेन किस में होगा हमारा, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। अब इसका जो ग्राफ आता है वो एक हिस्टैरिसीस कर्व आता है। मीन्स कहने का मतलब यह होता है कि जो एनर्जी, मीन्स जो पाथ यह फॉलो करता है, जो एनर्जी किया है वो एनर्जी सारा यूज नहीं हो पाता है, वो कुछ डिसिपेट होगा। मीन्स सेम पाथ वो फॉलो नहीं करता है, उसको हिस्टैरिसीस लूप बोला जाता है फिजिक्स के टर्म में। अब इसका जो ग्राफ होता है वो ये इंस्पिरेशन का ग्राफ है, इंस्पायरेशन, और ये एक्सपायरेशन का कर्व है। ओके, और जो नॉर्मल लंग वॉल्यूम है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट टाइडल वॉल्यूम है उसका ये लिया गया है। मीन्स इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में अवेलेबल होता है, सो यहाँ पे वॉल्यूम आप जीरो नहीं मानिएगा। अगर इन प्रैक्टिकल अगर इस ग्राफ को आप बनाया जाएगा तो ये जीरो से नहीं शुरू होकर इसका जो यूनिट होगा ये यहाँ पे कुछ यूं हो जाएगा, ये जस्ट ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्सपेल आउट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो पर्सन रहेगा ही नहीं ताकि हम इसको मेजर कर पाए। अब ग्राफ की बात कर लें तो यह जो लूप फॉर्म होता है ये इंस्पायरेटरी का कर्व है और एक्सपायरेटरी, और ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। अब इस ग्राफ से हम क्या क्या निकाल पाते हैं, इस ग्राफ से ये जो डिफरेंस होता है, मीन्स ये इसका जो मिड लाइन है और जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी कर्व है उसके बीच ये जो गैप होता है ये शो करता है इसका एयरवे रेसिस्टेंस शो करता है ये। मीन्स ग्राफ से हम इजली, अगर ये जितना अपने मिड लाइन से या जितना ज़्यादा दूर होगा ये कर्व, मीन्स उतना ज़्यादा जो इनहेलेशन या एक्सपायरेशन के पाथवे में रेसिस्टेंस या हिंड्रेंस प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे बॉडी में एयर को, फ्लो को। एयर रेसिस्टेंस टॉपिक में आप जाकर इसको देख सकते हैं। अब
इस ग्राफ से और भी कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं कंप्लायंस के। जो पहला होता है स्टैटिक कंप्लायंस और दूसरा डायनेमिक कंप्लायंस। जो स्टैटिक कंप्लायंस होता है वो उसका टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन है पल्मोनरी कंप्लायंस ड्यूरिंग पीरियड्स विदाउट गैस फ्लो। मीन्स इसके कहने का मतलब यह हुआ कि हम ब्रीद इन कर लेते हैं, सांस आप इनहेल किए और क्या किए, आप पॉज ले लिए, तो उस समय जो कंप्लायंस मेजर होगा उसको स्टैटिक कंप्लायंस बोला जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, इंस्पायरेटरी पॉज। ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी पॉज जो कंप्लायंस मेजर होगा वो स्टैटिक कंप्लायंस होता है। और जो दूसरा कंप्लायंस का टाइप होता है वो डायनेमिक कंप्लायंस होता है। वो यह होता है कि एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग एक्सियल मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, तो इस जो ग्राफ होता है, ये जो कर्व होता है ये क्या है, ये कर्व जो हम फाइंड आउट करते हैं रियल टाइम कर्व है। इसीलिए ये कर्व आपका डायनामिक कंप्लायंस शो करता है। ये कर्व आपका क्या शो करेगा, डायनेमिक कंप्लायंस शो करेगा। और ये जो मिड लाइन है ये हमारा स्टैटिक कंप्लायंस शो करेगा। सो इस ये गिवन कर्व वॉल्यूम और जो प्रेशर का कर्व है, अगर इसे हमें दिया जाए कंप्लायंस का, तो क्लिनिकली हम इसे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, ये जो डायनेमिक कंप्लायंस कैसा है, स्टैटिक कंप्लायंस और ये जो कर्व है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, उसके बीच डिस्टेंस देकर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एयरवे रेसिस्टेंस है। और जितना ज़्यादा एयरवे रेसिस्टेंस में हमने देखा कि कुछ रीजन में बढ़ते हैं घटते हैं, उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके 2 डिफरेंट टाइप्स की। अब बात करते हैं जो कौन कौन से फैक्टर है जो लंग कंप्लायंस को अफेक्ट करते हैं। तो जो पहले जो मेन फैक्टर है इसमें वो है इलास्टिक फोर्स। और इलास्टिक फोर्स है वो 2 डिफरेंट फोर्सेज हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। पहला है इलास्टिक फोर्स ऑफ लंग टिश्यू और सेकंड है इलास्टिक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विद इन एल्वियोलाई। अगर हम इसकी बात करें, जो लंग टिश्यू होता है उसमें जो कोलेजन फाइबर है वो मेन फैक्टर है जो कि इसके इलास्टिक फोर्स को अफेक्ट करेगा। मीन्स जितना ज़्यादा कोलेजन फाइबर होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा, और जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा वो उतना इजी टू डिफॉर्म नहीं होगा। मीन्स उसमें ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगाना हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और सरफेस टेंशन विद इन एल्वियोलाई, ये मेन फोर्स है। मीन्स 2/3 यही कंस्टिट्यूट करता है इलास्टिक फोर्स ऑफ लंग्स का। जब हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह सरफेस टेंशन अफेक्ट करता है, मीन्स एयरवे रेसिस्टेंस के लेक्चर में यह है कि सरफेस टेंशन किस तरह अफेक्ट करता है एल्वियोलाई को, एक्सपेंशन को। और इस ग्राफ को हम इजीली उससे भी समझ सकते हैं। मीन्स जो इंस्पायरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर से, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इस कर्व पे, यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट होता है इंस्पायरेट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो सरफेस टेंशन है सर्फेक्टेंट डोमिनेंट हो जाता है और सरफेस टेंशन जो मेजर फैक्टर नहीं होता है। बट एक्सपायरेशन के थ्रू क्या होता है, सर्फेक्टेंट लिस्ट डोमिनेंट होगा और सरफेस टेंशन मोर डोमिनेंट होता है। उसके थ्रू भी इस लूप को एक्सप्लेन किया जाता है बहुत सारे बुक्स में। और मीन्स इसको आप समझ सकते हैं, एयरवे रेसिस्टेंस वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। अब जो एबनॉर्मल लंग कंप्लायंस में कौन किस किस में केसेस में जो लंग कंप्लायंस होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो पहला जो है कि डिक्रीज, किस किस केसेस में यह कम हो जाएगा, तो पहला है ट्यूबरक्लोसिस और सिलिकोसिस। और इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो फिब्रोसिस। जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कंप्लायंस डिक्रीज होगा, क्योंकि उतने डेड टिश्यू है वो स्ट्रेचेबल नहीं होंगे, फाइबर्स आर नॉट स्ट्रेचेबल। सो उतना ज़्यादा वो लंग कंप्लायंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो इन्फाइजीमा होता है उसमें क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएंगे। सो लंग कंप्लायंस में स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ लंग्स जो होता है वो इंक्रीज करते हैं इन्फाइजीमा में, और डिक्रीज कर जाएंगे फिब्रोसिस में, ट्यूबरक्लोसिस और सिलिकोसिस ड्यू टू फिब्रोसिस। अब हम बात करें कि स्पेसिफिक टर्म दिया गया है कंप्लायंस में कि जिसको स्पेसिफिक कंप्लायंस बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कंप्लायंस को जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, मींस जब हम लंग्स वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्मल है, मीन्स टाइडल वॉल्यूम हम इंस्पायर ले रहे हैं, मीन्स क्वाइट इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जब कर रहे हैं, तो क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद जो भी वॉल्यूम बचा वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। तो यह क्या होता है कि क्लिनिकली इसका इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा होता है जब किसी पर्सन में क्या है, जो वन लंग जो है वो मेजर डोमिनेटिंग लंग है, वो मेजर फंक्शनल है,
या इन चिल्ड्रन में भी हम क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक कंप्लायंस को ही मेजर करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस क्लिनिकल केसेस। तो यह कंप्लायंस है और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, और किस तरह इसका जो लूप है वो वेरियस क्लिनिकल डायग्नोसिस में इजीली हेल्पफुल हो सकता है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ कंप्लायंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डेट्स ऑल फ्रॉम द टाइम। थैंक यू।